Welcome back dear students. Myself Pushpa teacher. Today in this video lecture I'll be discussing regarding class 10 chapter number 11. हमने इससे पहले पार्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डिस्कस कर लिया था. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. प्रिज्म से जिस तरीके से आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से देखा था तो वही चीज़ साइंटिस्ट जो हमारे आइजैक न्यूटन थे उनको भी कुछ ऐसी ही चीज़ डिस्कवर करनी थी. तो उन्होंने यही प्रिज्म जैसे मटेरियल को यूज़ करके रिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारे लिए कुछ और न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया है. तो वो न्यू टर्म क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम मेनली बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज़ सनलाइट. जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सनलाइट. अब यूजुअली बच्चों बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट इज़ वाइट लाइट. कौन से कलर का है? वाइट कलर का है. एंड बेसिकली हमारा ये जो वाइट लाइट है इट इज़ बीन कंसिस्टिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट कलर्स. इसके कंपोनेंट्स जो है वो टोटल 7 कलर्स हैं. ठीक है, और उस 7 कलर्स को याद रखने के लिए हम एक्रोनियम यानी एक वर्ड है जिसे ईजिली हम याद कर सकते हैं, और वो वर्ड्स जो है दैट इज़ विबज्योर. क्या याद रखना है हमें? विबज्योर. 7 बैंड्स ऑफ कलर्स जो है दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. मुझे कैसे पता चला कि मेरे ये सनलाइट के वाइट कलर में ये 7 बैंड्स ऑफ कलर है? तो ये मुझे नहीं पता चला. ये एक्सपेरिमेंट किया गया है बाय आवर साइंटिस्ट दैट इज़ आइजैक न्यूटन. क्या किया उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट में? तो प्रिज्म लाइक मटेरियल उन्होंने यूज़ किया. सपोज दिस इज़ व्हाट माय प्रिज्म. ठीक है, जब वो प्रिज्म बना रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है. तो इससे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स से आपकी मीडियम चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मीडियम है इट इज़ नथिंग बट एयर, और यहाँ पे अंदर प्रिज्म है कि विच इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे भी आपका मीडियम चेंज हो रहा है. तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका नॉर्मल होगा इट इज़ समवॉट ओवर हियर, इस तरीके से आपको मिलेगा विच शुड बी एग्जैक्टली एट 90 डिग्री विद दिस सरफेस. ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर आपका ये जो वाइट लाइट है वो इंसिडेंट हो रहा है. ये क्या है? ये सनलाइट है जो आपके प्रिज्म के ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है. तो जैसे ही हमने प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट को इंसिडेंट किया, हमने क्या देखा कि ये जो पर्टिकुलर वाइट लाइट है ये स्प्लिट अप हो गया इनटू 7 बैंड्स ऑफ कलर्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7. टोटल कितने बैंड्स ऑफ कलर्स मिले हमें? 7 बैंड्स ऑफ कलर्स. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन. हमारे लिए न्यूटन ने एक नया टर्म जो डिस्कवर किया था दैट इज़ डिस्पर्जन. उन्होंने क्या बोला कि आप वाइट लाइट को प्रिज्म जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब इंसिडेंट करवाते हो तो वो प्रिज्म के मटेरियल से आपकी वाइट लाइट जो उसके 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्पर्जन. और ये जो बैंड्स ऑफ कलर्स आपको मिले हैं, इस बैंड्स ऑफ कलर्स को यूजुअली हम बोलेंगे दैट इट इज़ स्पेक्ट्रम. क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम. अब बच्चों बात ये आती है कि जैसे आपकी वाइट लाइट है, दिस इज नथिंग बट माई वाइट लाइट. ठीक है, तो ये वाइट लाइट जब स्प्लिट अप हो रहा है तो 7 बैंड्स ऑफ कलर्स में इनका सीक्वेंस क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि वायलेट टू रेड दैट इज विबज्योर जो है, तो यहाँ से शुरू होगा कि यहाँ से शुरू होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है कि इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज VIBGYOR. क्यों हमने नीचे से याद रखा? तो ये चीज़ हमें इसीलिए देखना है क्योंकि ये जितने भी बैंड्स ऑफ कलर्स है, ये बैंड्स ऑफ कलर्स जो स्प्लिट अप होंगे वो डिपेंड करेगा उनके वेवलेंथ पे. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे. तो इतना याद रखना कि बेंडिंग जो है, किसकी बेंडिंग की हम बात कर रहे हैं? लाइटिंग की बेंडिंग की. दैट बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. What? It is inversely proportional to the wavelength of light. तो इसी चीज़ को समझते हुए ये हमने जो अभी इन जनरल डिस्कस किया, तो अभी न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है हम वो एक्सपेरिमेंट अब देखते हैं. तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले थे? दैट इज़ न्यूटन का एक्सपेरिमेंट विच इज़ बीन फाउंड कि जब हमने वाइट लाइट को इंसिडेंट किया
तो वाइट लाइट को हमने जब इसके ऊपर इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट करने की वजह से ये हमारा जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट अप हो गया इनटू 7 बैंड्स ऑफ कलर्स। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यही कलर्स ऑफ बैंड्स को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि जो कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी वो उतना ज़्यादा बेंड होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसीलिए आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो यहाँ से आपको सीक्वेंस मिलने वाला है। तो ये जो सीक्वेंस आपको मिला है इसमें आप देखोगे तो रेड कलर जो है वो सबसे कम बेंड हुआ है। क्यों? बिकॉज याद रखना कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, तो रेड कलर का वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसकी बेंडिंग कम होगी। वेराज वायलेट की हम बात करते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम। क्लियर यहाँ तक? अब न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या बोला कि आप एक प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास आउट कर रहे हो तो वो उसके 7 कंपोनेंट कलर्स में जब स्प्लिट अप हुआ तो यही 7 कंपोनेंट कलर्स को अगर मैं फिर से कोई दूसरे प्रिज्म में से पास करवाऊँ और वो प्रिज्म को मैं इन्वर्टेड पोजिशन में अगर रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? चलो अब हम वो चीज़ देखते हैं कि क्या मिले। सर साइंटिस्ट न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने क्या किया कि इसी पोजीशन में यहाँ पे इन्वर्टेड वेव में उन्होंने दूसरा प्रिज्म रख दिया, राइट। तो ये है मेरा सेकंड प्रिज्म, ये वाला पहला था और ये वाला दूसरा है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे 7 बैंड्स ऑफ कलर्स जो है, ठीक है, इसको हमने इसमें से पास करवाया। दिस इज 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जब ये 7 बैंड्स ऑफ कलर को एक प्रिज्म में से दूसरे प्रिज्म में पास ऑन किया तो हमें क्या मिला कि एट द एंड ये सब मिलके सिर्फ आपका एक ही सोर्स बन गया और एक ही लाइट मिला मुझे, एंड दैट इज व्हाट अवर वाइट लाइट। क्या मिला मुझे? वाइट लाइट। सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट वाइट लाइट इज बीइंग मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स। तो सर आइजैक न्यूटन का यही एक्सपेरिमेंट था, वो यही कंक्लूजन करने जा रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने डिस्पर्जन का फिनोमेना दिया है और डिस्पर्जन से क्या बोला कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 बैंड्स ऑफ कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। जब आप व्हाइट लाइट को एक सरफेस जैसे कि प्रिज्म जैसा उस पर स्प्लिट अप करोगे तो वो 7 बैंड्स ऑफ कलर में स्प्लिट अप होगा। डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका उतना कम बेंडिंग होगा और जिसका कम वेवलेंथ होगा वो उतना ज़्यादा बेंड होगा। इसलिए हमें जो सीक्वेंस मिलेगा विबज्योर का वो नीचे से ऊपर की ओर मिलेगा, राइट। फिर अगर मैं दूसरा प्रिज्म यहाँ पे रख देती हूँ इन्वर्टेड पोजीशन पे और यही 7 बैंड्स ऑफ कलर्स अगर इसके ऊपर मैं प्लेस करूँगी तो मुझे एट द एंड क्या मिल जाएगा? वाइट लाइट मिल जाएगा। क्लियर? इसके अलावा मुझे इसमें एक और टर्म याद रखना है, देयर इज एन एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन इन द सेंस जो अपने सरफेस से जो एक्चुअली एग्जैक्टली लाइट जो है वो मूव होकर, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है इसीलिए, तो इसे आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटे से एक्टिविटी के फॉर्म में समझाया है, तो देख लेते हैं। चलो वो भी मतलब क्या हो रहा है कि अभी समझो कि यहाँ पे एक मेरे पास ये प्रिज्म, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बोला कि कोई भी सरफेस हमारे पास प्रेजेंट होता है तो उस सरफेस में हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। एंड नॉर्मल इज मोस्टली एट 90 डिग्री। तो ये समझो कि ये आपका 2 सरफेस है और दोनों सरफेस पे ये मैंने नॉर्मल बना दिया है। अब क्या हो रहा है कि ये एयर है जो कि आपका मीडियम है और ये प्रिज्म है मतलब सॉलिड स्टेट है और ये फिर से आपका एयर है, मतलब 3 अलग अलग मीडियम मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे। एयर, दिस इज अगेन ग्लास मतलब सॉलिड, एंड दिस इज अगेन एयर। जैसे हमने रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में देखा था बस उसी तरीके से। तो यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे कि समझो ये वाला जो है ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है मतलब ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे नॉर्मल के साथ, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके साथ बनाएगा? नॉर्मल के साथ, जो सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, जिसको यूजुअली मैं नाम दे रही हूँ एज पी एंड क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया मेरे लिए? इंसिडेंट रे। लिख लो यहाँ पे, दैट इज पी क्यू जो है वो है आपका इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसने बनाया एंगल आई, मतलब दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे उसे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने की वजह से हमारी लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी।
मैंने ग्लास लैब में आपको बताया था। तो चेंज होने की वजह से क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा। तो बेंड होने की वजह से क्या होगा, वो इस तरीके से मूव करेगा। मतलब अब ये वाला जो है ये मेरे लिए क्या हो गया कि अगेन यहाँ पे ये एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो आर इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो बेंड हो गया है और उसने अपना डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे क्यू है तो मैं इसको नेम दे देती हूँ दैट इट इज आर। ठीक है, तो ये क्यू आर जो है, क्यू आर, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी माई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब फिर से आप देखोगे तो मीडियम चेंज हो रहा है बच्चों। दिस इज ग्लास एंड दिस इज व्हाट, एयर। तो फिर से यहाँ पे आप जब आओगे तो ये फिर से जो है वो बेंड हो जाएगा। अभी तक हमने देखा था तो इट वॉज फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो एयर हमारे लिए कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ये क्या था हमारे लिए, डेंसर मीडियम था। तो जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो वेर इट इज गोइंग टू बेंड, इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी क्या हो रहा है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, इसकी जो बेंडिंग होगी इट इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देख सकते हो कि ये अवे कितना ज़्यादा हमने डिस्टेंस क्रिएट किया है। तो दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्ज हो रहा है ना बाहर, तो इसलिए हम इस ई को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो आपका रे होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आर नाम दे दिया है, इसको एस दे देती हूँ, तो आर एस जो है वो मेरे लिए हो जाएगा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे इसीलिए क्योंकि वो बाहर निकल चुका है, इसीलिए। आया समझ में। अब इस प्रिज्म को अगर मैं नाम दे दूँ दैट इज ए बी एंड सी, इसमें से अगर मैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कोई मुझे पूछेगा तो वो क्या होगा, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। बाकी मेरे पास है इंसिडेंट एंगल, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे पास होना चाहिए दैट दिस साइड इज गोइंग टू बी अगेन माय रिफ्रैक्टेड एंगल, क्योंकि जो यहाँ पे बनेगा सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगा। एंड हियर आई एम गेटिंग दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा फोकस करके कि जो हमारा लाइट रे बेंडिंग हो चुकी है, अगर ओरिजिनली मैं बात करूँ कि अगर ये मेरी लाइट बेंड नहीं होती तो ये किस तरीके से ट्रैवल करती, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो मैंने देखा कि ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट एक्सटेंडेड होता। और ये वाली चीज़ को भी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे भी अगर मेरा सरफेस जो है वो मीडियम चेंज नहीं करता तो क्या बनता, तो मुझे कुछ जो मेरा एंगल मिलता तो वो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे एंगल मिल जाता। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं डी, एंगल डी, एंड दैट एंगल डी इज व्हाट सेइंग इट एज एंगल ऑफ डिविएशन। क्या है हमारे पास एंगल डी, जिसके लिए मेन हमने ये पढ़ा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर यहाँ तक। तो ये चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट में अगर पूछेंगे कि किस तरीके से प्रिज्म से लाइट की रे जो है वो जब ट्रैवल होगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो वो एक एंगल प्रोड्यूस करता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ डिविएशन। और एंगल ऑफ डिविएशन भी यही बता रहा है कि लाइट जब ट्रैवल कर रही है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करे। और डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। आया समझ में बच्चों यहाँ तक। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया न्यूटन का एक्सपेरिमेंट, एज वेल एज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एंगल ऑफ डिविएशन। अब इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस टाइप चीज़ें पूछेंगे, तो अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस। तो रीजनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जैसे पहला जो रीजनिंग है बच्चों, मैं क्या बोल रही हूँ कि एनी हेवनली बॉडी यानी कोई भी एक हैवी वेट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, हेवनली बॉडी अपीयर्स रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो थोड़ा सा रेज्ड है। रेज्ड है इन द सेंस, इसमें हमें दो चीज़ें पढ़ना होता है, दैट इज एक्चुअल पोजीशन एंड अपेरेंट पोजीशन। उसके एक्चुअल पोजीशन कुछ और है और वो हमें दिख कहीं और रहा है, और ये कौन से फिनोमेना की वजह से ये ऐसे होता है, सो दैट्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखना कि विच phenomena or process is responsible, so that is what we call it as atmospheric
रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से आपको थोड़ी सी रेज्ड दिखती है। एग्जाम्पल इसकी अगर हम बात करते हैं तो स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है और उसके एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि समझो ये हमारा एटमॉस्फेयर, क्या है ये हमारा एटमॉस्फेयर, उसके अंदर ये रहा आपका अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया और ये पूरा हो गया आपका एटमॉस्फेयर। बिकॉज एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज़ अ ब्लैंकेट विच इज़ बीन कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे जो भी कुछ है, दिस इज यूनिवर्स और स्काई वगैरह हम जो बोल रहे हैं वो है। अब यहाँ से जो भी लाइट होगी वो इस पर फॉल होगी, तो उससे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में भी हमने हमारे एटमॉस्फेयर को यूजुअली दो पार्ट्स में कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली हमेशा ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी लाइट है, वो लाइट जो गर्म हवा और ठंडी हवा जो हम बोलते हैं, क्योंकि कुछ हवा होती है जब आती है हम तक तो गर्म होती है बिकॉज ऑफ सम फिनोमेना विच इज़ बीन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसकी वजह से एयर भी क्या होगा, जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की ओर होगी और जो ठंडी हवा होगी वो यूजुअली नीचे की ओर होगी। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि इमेजिन कर लो, दिस इज़ योर रेरर मीडियम एंड दिस इज़ व्हाट योर डेंसर मीडियम। तो ये हो गया हमारा रेरर और ये हो गया हमारा डेंसर। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये रेरर और डेंसर ऐसे ही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा क्योंकि एयर कांस्टेंट नहीं है, एयर जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ जैसे कि स्टार की, तो समझो हमारा स्टार जो है वो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। अब स्टार जो है उनकी खुद की लाइट है, क्योंकि स्टार्स को हम कंसीडर करते हैं दैट दे आर द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट यानी जिनकी खुद की लाइट है। तो अब स्टार क्या कर रहा है कि उसके लाइट को इंसिडेंट कर रहा है। तो समझो कि लाइट जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो गई है। तो जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जब इंसिडेंट हो रही है तो ध्यान से देखना है कि लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इट इज़ बीन मूविंग फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जब वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, वो पॉइंट जहाँ पे हमारी लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हम क्या बना देंगे, नॉर्मल बना देंगे। और हमें पता है कि लाइट जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, इट इज़ गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, जो मेरी लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर लाइट है ये कुछ इस तरीके से हमें अर्थ के अंदर आते हुए दिखेगी। अब यहाँ से आप एक्चुअली देखोगे कि जैसे मैंने आपको बोला कि एयर हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, कभी गर्म हवा ऊपर आती है, कभी ठंडी हवा नीचे आ जाती है, ऐसे होने की वजह से। अब ये आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे हमारा बेंडिंग हुआ है वहाँ से आप देखोगे तो आपको स्टार दिखेगा कुछ इधर। तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे थी, इधर थी, ये उसका एक्चुअल पोजीशन था। और जब अर्थ पे कोई सरफेस पे अर्थ के इधर, ओके, जैसे कि समझो कि हम खड़े हैं, तो दिस इज़ व्हाट मैं बना दे रही हूँ, आप हो। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जब मैं देख रही हूँ मेरे तक जब लाइट पहुँची है तो मैं स्टार्स को देख रही हूँ, तो मुझे तो स्टार जो है वो इधर दिख रहा है। मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया इसका अपेरेंट पोजीशन जो मुझे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन स्टार की कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो क्यों मुझे स्टार अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिख रहा और उससे दूर दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया टर्म है, मैंने इंट्रोड्यूस किया है करके टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखना कि एटमॉस्फेयर में आपका मीडियम चेंज हो रहा है, दैट इज रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। क्योंकि रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि आपका एटमॉस्फेयर का एयर जो है वो कॉन्स्टेंटली मीडियम को चेंज कर रहा है। और उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार से जो लाइट एंटर हो रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मुझे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पोजीशन पे दिखना चाहिए वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे कहाँ दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है उसका अपेरेंट पोजीशन पे। बच्चों यही क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में रीजनिंग के फॉर्म में पूछा है कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल,
या फिर वाई डोंट प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं। तो इसमें भी हमें ज़्यादा रीजनिंग के लिए दिमाग लगा के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पे जो फिनोमेना हो रहा है दैट इज़ मोस्टली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे अभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में स्टार जो है वो हमसे बहुत दूर है, बहुत, और स्टार की साइज इतनी छोटी नहीं होती है। स्टार्स कंपैरेटिवली प्लैनेट के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इवन हमारा जो सन है इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम साइज्ड स्टार। तो उतने बड़े हमारे स्टार्स होते हैं, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर है तो हमें वो एकदम बहुत छोटे दिखते हैं। तो छोटे दिखने की वजह से हम यूजुअली, ये क्या है, ये हमारे स्टार्स हैं। तो स्टार्स को हम क्या सोचते हैं, तो अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात कर रहे हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए अभी हम ये एक्चुअल पोजीशन उसका डिस्कस नहीं करेंगे। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए हम स्टार को क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या समझते हैं हम इसे, दैट इट इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो प्लैनेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो कंपैरेटिवली पास होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस से। तो ये समझ लो ये आपका प्लैनेट है, ठीक है। क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस से ये पास है इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये बड़े हैं, और स्टार्स बहुत दूर होने की वजह से इसको हम कंसिडर करते हैं कि दैट दे आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और प्लैनेट्स को हम कंसिडर करते हैं एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो स्टार्स के लिए तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि इससे जो भी लाइट एंटर हो रही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। जैसे अभी मैंने बोला कि यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि यहीं पे डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि जो गर्म हवा ऊपर थी अब वो धीरे धीरे नीचे आएगी और नीचे की जो एयर है वो ऊपर जाएगी। तो हमेशा ये चीज़ जो है ये चेंज होता रहेगा, आपका जो मीडियम है वो चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे आप कभी कोई जलेबी वाला है जो जलेबी बनाता है, या कोई भी कभी कहीं पर आग लगती है, तो वहाँ पर जैसे अभी समझो आपके इधर ये साइड पे आग लगी है, तो आप उसके बाजू वाला जितना सरफेस एरिया देखोगे तो वहाँ की जो एयर है वो आपको वेवी दिखेगी। वेवी इन द सेंस आपको कांस्टेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एयर है वो डेंसर और रेरेड मीडियम में डिफ्रेंशिएट हो गया है, जिसकी वजह से एयर मूव हो रहा है। तो सिमिलरली हमारा भी यहाँ पे डेंसर और रेरर चेंज होता रहेगा। जितना आपका डेंसर और रेरर चेंज होगा उतना आपका ये एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, और एंगल चेंज होने की वजह से कभी मुझे स्टार्स दिखेंगे और कभी मुझे ऐसा लगेंगे कि स्टार्स नहीं हैं, मुझे नहीं दिखेंगे। जिस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जैसे अभी समझो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला है, तो मुझे स्टार वहाँ पे दिख रहा है। अभी अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम चेंज हो गया तो मुझे नहीं दिखेगा। So this is the reason कि why stars are getting twinkled. तो the refractive index of atmosphere is constantly getting changed. अब बात करते हैं कि प्लैनेट्स की। तो आप बोलोगे कि मैम प्लैनेट्स के साथ भी तो यही होगा ना, क्यों उनके अंदर नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि प्लैनेट जो है उनको हम बोलते हैं कि दैट दे आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट यानी स्टार्स में से सिर्फ एक ही रे ऑफ लाइट आ रही है, और प्लैनेट के अंदर ऐसे जो पॉइंट जैसे सोर्स है ना, ऐसे कम से कम 100 सोर्स है। कितने हैं? 100। तो समझो कि यहाँ पे आपकी जो प्लैनेट है उस प्लैनेट से भी जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 100 है, तो 100 जितने रेज आपके इधर आएंगे जो कि ट्रैवल करेंगे फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और जब वो रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जब ट्रैवल करेंगे तो यही इफेक्ट आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा प्लैनेट्स पे भी, कि वो बेंड हो रहे हैं। लेकिन ये सभी के सभी रेज ऑफ लाइट के लिए नहीं होता है। समझो अगर 100 रेज ऑफ लाइट आपके एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे हैं तो कम से कम 50 रेज ऑफ लाइट ऐसे होंगे जो रिफ्रैक्ट होने की वजह से इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं। लेकिन बाकी के जो 50 रेज ऑफ लाइट है वो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को नलीफाई कर देंगे, मतलब उसे पूरी तरीके से उसका इफेक्ट नहीं देखने मिलते, जिसकी वजह से हमें मेनली प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं और स्टार्स जो है वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हमें सन जो है वो राइज होने के 2 मिनट पहले ही दिखता है और सनसेट होने के 2 मिनट के बाद भी हमें दिखता है। तो वहाँ पे भी क्या है, तो सीधी सी बात है कि बच्चों वहाँ पे भी आपकी जो प्रोसेस है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो चलो एक बार वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो अभी तक हमने जैसे डिस्कस किया कि इमेजिन करो कि ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे यहाँ कहीं पे दूर हमारा घर है, ठीक है। अब वैसे ही कुछ हम डिस्कस कर लेते कि ये वाले साइड पे यहाँ पे कोई माउंटेन है और इस साइड को हम कंसिडर करते हैं दैट इट इज़ वेस्ट, और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं दैट इट इज़ ईस्ट। और हम किसकी बात कर रहे हैं? सनराइज़ और सनसेट की। तो सनराइज़ कहाँ पे होता है? तो ईस्ट में, और सनसेट कहाँ पे होता है? तो वेस्ट में। सनराइज एंड सनसेट। तो अभी हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हमें जो एक टर्म मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है कि जैसे समझो कि हम यहाँ कहीं पे खड़े हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द सरफेस ऑफ द अर्थ ना। तो अगर हम यहाँ पे होंगे और यहाँ पे से जब हम दूर तक देखेंगे, जो मुझे स्काई और यूनिवर्स जो मुझे दिखेगा, तो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे दिखेगा दैट इज़ गोइंग टू बी, मुझे सिर्फ इतने तक ही दिखेगा। और यहाँ पे भी आप अगर बात करते हो तो ये जो माउंटेन है मुझे यहाँ तक दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि ये मुझे इस सरफेस से इतना मुझे दिख रहा है और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो मुझे नहीं दिखेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसके पीछे मुझे नहीं दिख रहा है। तो इतना ये जो पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन। कि जो लिमिट तक आपको स्काई या यूनिवर्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल सा रीजनिंग है, वही है कि देखो आपका जो है ये सन है, तो सन अभी हम इमेजिन कर लेते हैं कि सन जो है वो हमारा यहाँ तक आ चुका है अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी हेवनली बॉडी होगा तो इट इज़ गोइंग टू अपीयर रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके सरफेस से वो हमें थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा। मतलब ये है कि जब तक हमारा सन यहाँ तक पहुँच चुका है, उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही मुझे सन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, जिसकी वजह से मैं क्या इमेजिनेशन कर लेती हूँ कि सनराइज हो गया है। मतलब मुझे टोटल 2 मिनट पहले सन जो है वो दिख गया है। सेम फिनोमिना जब ये मॉर्निंग में हो रहा है, अब इवनिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो आपका सन जो है वो ट्रैवल करते करते कौन से डायरेक्शन में आ गया? वेस्ट में आ गया। तो अब समझ लो कि आपका जो सन है उसका सनसेट हो गया है। क्या हो गया है? सनसेट हो गया। पर सनसेट होने के बाद भी हमें बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें क्या लगेगा कि जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो रेज्ड मुझे दिख रहा है। तो रेज्ड दिखने की वजह से सनसेट होने के बाद भी मुझे यहाँ पे सन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अभी भी 2 मिनट के लिए सन दिख रहा है, बट एक्चुअली में मेरा सन का क्या हो चुका है? सनसेट हो चुका है। तो इस तरीके से सनराइज एज वेल एज सनसेट दोनों ही जगह पे हमें 2-2 मिनट मिल जाते हैं, दैट इज मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस 4 मिनट्स हमारा जो एंटायर ड्यूरेशन ऑफ सिंगल डे की हम बात करते हैं, इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज 24 आवर्स। अदरवाइज इट इज़ 23 आवर्स और 56 मिनट्स होता है। बट आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 16 मिनट्स, और ये 4 मिनट्स को हम ऐड कर लेते हैं तो जाके आपका पूरा 24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। अभी मैंने इस वीडियो में कुछ ही रीजनिंग टॉपिक्स को कवर किया है। बाकी के जो रीजनिंग टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी एक साथ डिस्कस करेंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे कंक्लूड कर रही हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर्सनली भी एज वेल एज कमेंट सेशन में भी मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।